हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज गुरबानी उस्मानी और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस वर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। सो शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमें इसके अंदर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ हमारे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये वाली जो बुक है ना, यही पूरी एक बेसिक बुक है आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने के लिए। अब अभी अभी आप लोग 10th पास करके 11th में आए हो तो कुछ खास पढ़ने का मन होगा नहीं, 11th को कोई ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। बट ये वीडियो देखने के बाद आप इतने एलिजिबल तो हो कि आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को एस कर सकोगे। क्यों? क्योंकि मैं करवाने वाली हूँ आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीडिंग, जिससे आप लोगों के सारे जो 50% एमसीक्यूज आएंगे वो तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे और जितने भी केस स्टडीज और जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। ये जो चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इसके इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये जो बुक है ये हमारे वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है। इसके अंदर जो चैप्टर्स है इसके अंदर हम बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क करते हैं, है ना, हमारी कंट्री के अंदर, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्शंस, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में, तो हमें उससे पहले पढ़ने की जरूरत है एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को। और ये सारे के सारे आए कहाँ से, ये कहाँ मेंशन्ड है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है सोसाइटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के अंदर, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। तो हम ये वाला जो चैप्टर है, जब मैंने आपको बोला कि हम वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा आपको, बट हम जितना हो सकते हैं उतने पॉसिबली जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी को छूने की ज़रूरत तो पड़ने नहीं वाली, इतने अच्छे से मैं आप लोगों को ही करवा दूँगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, है ना। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए, है ना, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डेली एग्जिस्टेंस के लिए भी मैटर रखता है। ये क्वेश्चंस जो आप सोच रहे हो इनके आंसर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आंसर करने, बहुत इजीली आप आंसर कर लोगे। ऑब्वियसली आप लोग 11th क्लास में हो, आप लोगों ने 10th तक सिविक्स पढ़ी है, तो आप लोगों को ये बेसिक आंसर्स तो पता होंगे। बट जितनी आपको बेसिक नॉलेज है वो 11th में, स्पेशली जब आप लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो, तो इतनी इनफ नहीं है, तो हम लोगों को उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेटली पढ़ना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरिंग। इस टाइम पर हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है। अब इसको समझने के लिए आपको मैं बहुत अच्छी केस स्टडी बताना चाहती हूँ। ये केस स्टडी आप लोगों की बुक में भी दी हुई। इमेजिन करो कि आप लोग एक रीजनेबली लार्ज ग्रुप के मेंबर, ठीक है, उसके बाद सोचो कि उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, हर तरीके से डाइवर्स है। कोई अगर हम कहें रिलीजियसली डिफरेंट है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, और कुछ तो ऐसे जो कोई रिलीजन मानते ही नहीं है, वो एथिस्ट है। ठीक है, उसके बाद कहो कि उन लोगों के अपने हॉबीज डिफरेंट है, उन लोगों के प्रोफेशन डिफरेंट है, उन लोगों की एबिलिटीज भी डिफरेंट है, उन लोगों का डिफरेंट टेस्ट है हर चीज में, चाहे वो बुक्स हो चाहे वो मूवीज हो, उन लोगों की कोई चॉइस मिलती ही नहीं है। ठीक है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है। उसके बाद सोचो कि सबकी लाइफ में अपने ही पर्सनल डिस्प्यूट्स हैं, है ना, और सबकी अपनी लाइफ को देखने के तरीके ही डिफरेंट है, उन लोगों की आइडियोलॉजीज ही डिफरेंट है। आइडियोलॉजीज कैसे डिफरेंट है कि क्या हर बच्चे को स्कूल भेजना इंपॉर्टेंट है या फिर ये पेरेंट्स की चॉइस होनी चाहिए, कितने पैसे स्पेंड करने चाहिए हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, हमें बिल्डिंग ज्यादा बनानी चाहिए या पार्क ज्यादा बनाने चाहिए,
क्या इस ग्रुप के मेंबर्स को एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना अलाउड होना चाहिए? हर किसी की अपनी सोच है, ठीक है। अब हर एक इंसान की डिफरेंट सोच है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, तो हर किसी के इन क्वेश्चंस को लेके आंसर्स भी डिफरेंट होंगे, बट फिर भी इस ग्रुप के सारे लोगों को साथ में रहना है, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। अब इन सब लोगों को साथ में रखेगा कौन? यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। इसी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। अगर इन सारे ग्रुप के मेंबर्स जो हैं ये एक ही रूल पे एग्री करते हैं तो वो एक साथ रह सकते हैं। यही है हमारे की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक बेसिक रूल्स चाहिए होंगे। अगर बेसिक रूल्स नहीं है एक ग्रुप में तो आप सोचो क्या होगा? हर एक इंडिविजुअल इनसिक्योर होगा, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है कि दूसरा बंदा उसके साथ आके क्या करेगा, क्योंकि कोई रूल्स ही नहीं है। तो फिर हर कोई अपने आप को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगा। इसीलिए हमको रूल्स चाहिए, है ना। हर ग्रुप को कुछ बेसिक रूल्स चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. But these rules must not only be known, they must also be enforceable. हर एक ग्रुप को कुछ बेसिक रूल्स चाहिए जो कि पब्लिकली promulgated हो, यानी कि पब्लिक उसको जानती हो और मानती हो। सारे के सारे ग्रुप के मेंबर्स को उन्हें पता हो कि ये रूल है, तभी क्या होगा? एक डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एनीवे, यानी कि एक किसी मिनिमम पॉइंट पर तो वो एग्री करेंगे। बट ये रूल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप जानते हो, इन रूल्स को एनफोर्स करना पड़ता है, यानी कि इन रूल्स को आपके ऊपर जबरदस्ती इम्पोज करना पड़ता है। सिंपल, अगर सिटीजन्स के पास कोई एश्योरेंस ही नहीं है कि सामने वाला भी ये रूल फॉलो करेगा तो वो ये रूल्स को फॉलो क्यों करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और आप लोगों ने हेलमेट पहन रखा है, आप स्कूटर ड्राइव कर रहे हो, वहीं आप देखते हो आपके साथ में कोई निकलता है, उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है, ही इज ड्राइविंग अच्छी खासी स्पीड पर, और सामने पुलिस वाले हैं और उन्होंने उसके ऊपर कोई फाइन इम्पोज नहीं करा, कोई चालान नहीं काटा। अगली बार से आप क्या सोचोगे? उसका तो काटा नहीं था चालान, हमारा भी नहीं काटेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम भी हेलमेट नहीं पहनेंगे। वही अगर आप देखोगे कि जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा उसको पुलिस पकड़ रही है और उसका चालान काट रही है, उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर रही है, तो आपके अंदर भी एक कहीं ना कहीं वो फियर होगा कि आपका चालान कट जाएगा, इसीलिए आप हेलमेट पहन के निकलोगे। ये एक सबसे ज्यादा बेसिक एग्जांपल था आपको ये बताने के लिए कि अगर रूल्स को एनफोर्स नहीं किया जाएगा तो सामने वाला माने या ना माने कोई वो ही नहीं है, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसलिए रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना होता है और ये एश्योर करना होता है सिटीजन्स को कि हर कोई उन रूल्स को मानेगा। इफ सिटीजन्स हाँ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो यही था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst the members of the society. Simple? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नंबर 2, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की एक बॉडी है जिसके द्वारा हमारी जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, गवर्न होती है, यानी कि बनाई भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल से जाती है और उसको चलाया भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल से जाता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि बेसिक रूल्स है, बेसिक चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ठीक है। चलो, बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? फंडामेंटल रूल्स क्या होने चाहिए और क्या है जो इन रूल्स को फंडामेंटल बनाएगा? सबसे पहला, अब फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे, कौन फंडामेंटल बनाएगा, सब छोड़ो। फंडामेंटल रूल्स बनाएगा कौन? कौन कहेगा कि ये रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? मैं कहती हूँ कि मुझे रूल नंबर X चाहिए, आप कहते हो कि आपको रूल नंबर Y चाहिए। हम कैसे माने कि हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कैसे मानेगा कि उसको कौन सा रूल चाहिए? कौन रूल नंबर X चाहिए या रूल नंबर Y चाहिए? मैं कहती हूँ कि रूल नंबर X से ही लोगों का भला है। आप कह रहे हो नहीं नहीं, रूल नंबर Y से लोगों का भला है। अब जो बना रहा है वो कैसे डिसाइड करेगा कि रूल नंबर X से सबका भला होगा या रूल नंबर
वाई से सबका भला हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इसका भी आंसर प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी, ठीक है जी। आप क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर देता है सोसाइटी के अंदर, कि किसके पास कितनी पावर होगी, वो डिसाइड करता है कि लॉज क्या होंगे। इन द प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। अगर हम बात करें कि डिसाइड कौन करेगा, इसको आंसर करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम बात करें मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मोनार्क डिसाइड करती है। अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की, जो कि आज रशिया है, रशिया इज द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन। अगर हम बात करें उस टाइम पर सोवियत यूनियन की, तो उस टाइम पे एक सिंगल पार्टी थी जो कि जिसके पास पावर थी कि वो डिसाइड करेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से लॉज और रूल्स होंगे। बट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग, पीपल गेट टू डिसाइड। लोगों के पास हक है कि वो डिसाइड करेंगे कि रूल्स क्या होने चाहिए। बट ये मैटर भी इतना सिंपल नहीं है। अगर हम ये बात करते हैं कि लोगों को डिसाइड करना है कि रूल्स क्या होंगे, तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लोग कैसे डिसाइड करेंगे, लोगों के पास की अथॉरिटी आएगी कैसी कि उन्हें डिसाइड करना है कि रूल्स कैसे होंगे। फॉर समथिंग टू बी अ लॉ शुड एवरीवन एग्री टू इट, क्या सबको एग्री करना पड़ेगा, या फिर हर इंसान के पास हक होना चाहिए कि जो भी लॉ पास होने वाला है उसके ऊपर वो अपना वोट डाले, या फिर लोग अपनी प्रेफरेंसेस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके करें। अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करो और रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी आगे प्रेफरेंसेस रखेगा। चलो, अगर हम कहें कि रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके होनी चाहिए हमारी प्रेफरेंसेस, हम उनके थ्रू अपनी प्रेफरेंसेस आगे रखेंगे गवर्नमेंट के आगे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट होंगे, और रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स कितने होने चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन्होंने हमें बताया है कि पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड कि क्या लॉज एंड पॉलिसीज हमारी कंट्री में होनी चाहिए, और पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखेगी, ठीक है। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन अ गिवन सोसाइटी इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज द अथॉरिटी टू एनैक्ट इट। अब लॉ क्या है हमारी सोसाइटी में, वो जानने से पहले फिर से ये बात कि कौन इनैक्ट कर रहा है, हमें ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉज को इनैक्ट करने की, तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉ को इनैक्ट करने की, तो पार्लियामेंट के पास सबसे पहले एक अथॉरिटी होनी चाहिए लॉज बनाने की। पार्लियामेंट को एक अथॉरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप इस तरीके से लॉज बना सकते हैं। फिर पार्लियामेंट पूरी कंट्री के ऊपर लॉज को इम्पोज करती है, ठीक है। यही है कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन। इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। हमारी गवर्नमेंट को पहली प्लेस पर बनाना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। The second function of the constitution is to specify who has the power to make the decisions in the society, और बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। ये था हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट जो ये है कि लॉज गवर्नमेंट कैसे बनेगी, लॉज कौन बनाएगा, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये क्लियरली इनफ नहीं है ना। अगर आपने कह दिया कि मेरे पास अथॉरिटी है लॉज बनाने की, और मैं सारे के सारे बेकार के लॉज लेकर आ रही हूँ, ठीक है, कोई मतलब काम के लॉज ही नहीं है, मेरे लॉज बड़े अनजस्ट है सोसाइटी के लिए, कौन रोक सकता है मेरे को, मेरे पास तो अथॉरिटी है, मेरे को तो अथॉरिटी मिल चुकी है, कौन रोकेगा मुझे। तो हमें जो पार्लियामेंट है वो हमें पावर्स भी स्पेसिफाई करता है। चलो मैं आपको इसको समझाती हूँ। Suppose you decided who has the authority to make the decisions, but then this authority passed laws that you thought are patently unfair. कैसे अनफेयर लॉज हो सकते हैं? वो कह रहे हैं कि आप अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, वो कहते हैं आप इस कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, वो कह रहे हैं आप इस तरीके के गाने नहीं गा सकते, वो कह रहे हैं अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट या ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आप कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, अगर आपका कलर अलग है, मतलब एक पर्टिकुलर कलर के लोगों को पानी यूज करना अलाउड नहीं है वेल से रिवर से। कितने अनजस्ट लॉज हैं, है ना। तो हमें लगेगा कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर लॉज है, आए भी एग्जिस्टेंस में गवर्नमेंट ने पास करे, है ना। और सर्टेन प्रोसीजर्स
यूज करके पास करे हैं हमारे पार्लियामेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा अनजस्ट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन स्पेसिफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स इम्पोज करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ये वाले लॉज इस तरीके से सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को क्या दे रही है, किस तरीके से उनके ऊपर लॉज इम्पोज कर रही है, उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। ये जो लिमिट्स है ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, सेंस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और गवर्नमेंट भी इनको पास नहीं कर सकती। बहुत बेसिक से दे रखे हैं उन्होंने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप इसको ट्रेस पास नहीं कर सकते, इसको ट्रेस पास नहीं कर सकते, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स है ना। तो उनको गवर्नमेंट भी पास नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करती है पावर ऑफ द गवर्नमेंट को बहुत सारे वेज में। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन वे है गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करने का, वो है कि उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स बना दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, है ना, कि सब सिटीजन्स के पास ये वाले फंडामेंटल राइट्स होंगे और कोई भी गवर्नमेंट उनको वायलेट नहीं कर पाई। ठीक है, अब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स तो हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन अपने बेसिक आइडेंटिटी को सिटीजन्स की प्रिजर्व करके रख रहा है, लेकिन हर जगह पे फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट हो। हर जगह पे एक क्लस्टर ऑफ राइट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, जो कि हमारी सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ये वेरी करता है। अब जैसे कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि उन्हें कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, है ना, ये एक बेसिक लिमिटेशन है अपॉन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सिटीजन्स के पास नॉर्मल राइट्स होंगे बेसिक लिबर्टीज के, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ टू फॉर एसोसिएशंस, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि आप अपनी बात को कहीं पे भी रख सकते हो। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आप कुछ भी सोच सकते हो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आप कहीं पे भी कोई ग्रुप बना सकते हो। फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस, सिंपल आप कोई भी ट्रेड और बिजनेस कर सकते हो, है ना। बट ये देखो, अब जरूरी है कि मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है तो आप किसी को भी सड़क पर चलते हुए उल्टा सीधा बोल दोगे, आप उसको अब्यूज कर दोगे, नहीं। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट एक लिमिटेड एक्सेस है उसका, आप उससे बात कर सकते हो, आप उसको अपनी बात समझा सकते हो, बट आप उससे अब्यूज नहीं कर सकते हो। आप एसोसिएशंस बना सकते हो बट आप गलत एसोसिएशंस नहीं बना सकते। आपके पास फ्रीडम है ट्रेड करने का, लेकिन आप किसी भी इलीगल चीज का ट्रेड और बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस इम्पोज्ड है। In practice, these rights can be limited during the times of national emergency and the constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn. अब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हो सकता है कि इनको कभी कभी हमसे ले लिया जाए। ये कब लिया जाता है? जब हमारी कंट्री में किसी भी टाइप की नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अगर हमारी कंट्री में कोई नेशनल इमरजेंसी लगाई हुई है तो उस टाइम पर हमसे फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है और आपके पास फ्रीडम है कि आप लोग कहीं पे भी बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, तो क्या आप कहीं पे भी कर्फ्यू में बाहर जाओगे? वो आपके यहाँ ही सेफ नहीं है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया हुआ है किस सिचुएशन में हमसे फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है एस्पिरेशंस एंड द गोल्स ऑफ सोसाइटी। हमारे जो ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन्होंने लिमिट किया हुआ है अपने आप को कि सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी एलोकेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग के बारे में दिया हुआ है, इन सब के बारे में दिया हुआ है ना, बहुत लिमिटेड उनके अंदर कॉन्टेक्स्ट है। बट काफी सारे 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिसके अंदर एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। वो हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गवर्नमेंट को ये पॉजिटिव थिंग्स भी करनी है। तो हम कह सकते हैं कि बिफोर 19th सेंचुरी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, बिफोर 19th सेंचुरी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उनके अंदर फंक्शंस एंड वर्क्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जितने भी आफ्टर 19th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं उनके अंदर एस्पिरेशंस, नीड एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी को भी दर्शाया गया। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है इस सेंस के अंदर।
सोसाइटीज के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी। हमारी जो सोसाइटी आपको पता ही है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो इसके अंदर इनइक्वालिटी भी हद से ज्यादा थी। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी ये डीप रूटेड इनइक्वालिटीज हैं, इनको ओवरकम करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप ऐसे स्कीम्स लाओ, ऐसी चीजें करो कि ये वाली जो इनइक्वालिटीज हैं ये ओवरकम हो सके। मैं आपको ये पढ़ाती हूँ अच्छे से। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है इस रिस्पेक्ट में। Society with deep entrenched inequalities of various kinds will not have to only set limits on the power of the government. They will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of equality or deprivations. यानी कि सिर्फ इस केस में गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को मैं इनकरेज भी करना है कि आप पॉजिटिव मेजर्स लो, जिससे कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा ओवरकम कर सके इनइक्वालिटीज़ को और डिप्राइवेशंस। सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आप ध्यान से करोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। पता है, मेरे को पता है 11th क्लास को ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते, और ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली पढ़ रहे होंगे, बट ये हमारा 11th क्लास जो है यही बेस है। आई एम नॉट इवन किडिंग। ये वाली जो बुक है ना, ये जो आप बुक देख रहे हो, ये जो बुक है ये इतनी बेसिक बुक है। अगर आपको कभी भी पॉलिटिकल साइंस आके परस्यू करनी है, चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन में कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हो, चाहे आपने यूपीएससी करना है, ये बुक आपको पढ़नी ही है। तो तब पढ़ने से अच्छा अभी पढ़ लो अच्छे से, ताकि आप लोगों के दिमाग में हर चीज फिट हो जाए, है ना। तो अरे इसको पढ़ लो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब देखो, आधे लोग, मेरे को पता है, लैपटॉप पे देख रहे होंगे और साथ में ऐसे करके फोन यूज कर रहे होंगे। गाइस जस्ट डोंट डू दिस। मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ, और मेरे को मतलब आई फील लाइक मैं इतना बोरिंग तो आप लोगों को नहीं पढ़ा रही होंगी, या आप लोगों का मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का। बहुत जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को चैप्टर कवर करवा रही हूँ, और आप लोगों के लिए ही करवा रही हूँ, है ना। तो कर लो आराम से, फोन साइड पर रख दो, एरोप्लेन मोड पे कर दो, या साइलेंट पे रख के ऐसे करके रख दो, ठीक है। आगे करते हैं शुरुआत, अब करते हैं आगे। क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, और फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिंक वाटर। तो हम कह सकते हैं कि एस्पिरेशंस एंड नीड्स जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो अच्छे से बताई हुई है, बट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई है। देखिए भाई, देखो यूएसए का तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। और इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भाई अभी भी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ बने हुए, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक मैं सच कह रही हूँ आपको, अगर जब आप इस चैप्टर के बाद पढ़ोगे ना, इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको ऐसे लगेगा क्या भाई, क्या लोग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। मतलब आज तक भी वो कॉन्स्टिट्यूशन, इतने साल हो गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज तक भी वैलिड है। मतलब बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी देखना, अभी आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमारी सोसाइटी की ये एक एस्पिरेशन है कि हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा चाहिए, बस चाहिए, तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कि नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि ये खत्म हो, है ना, इस गोल को अचीव करने के लिए, कि मतलब हमारे सोसाइटी में से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। कॉलेज में, ठीक है, कोटा मिलता है ना, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज एंड आपका जनरल का तो कोई कोटा होता नहीं है। सो ये कोटा मिलता है। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से मतलब हम कह सकते हैं नेसेसरी स्टेप्स हैं, कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इन लोगों के साथ, क्या पहले होती थी, अब ऐसा नहीं होता, या होती होगी, दिल्ली जैसी जगह पे तो नहीं होती है, तो वहां पे नहीं होगा, है ना, वो चीजें ना हो, उन लोगों को भी एडमिशंस मिले, उन्हें अपना हक मिले। तो इस तरीके से नेसेसरी स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं। चलो जी, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैज डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हमारा जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने किस पे एम करा था, कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर दो, ठीक है। चलो, मोर पॉजिटिवली अ कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी।
जो फ्रेमर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फॉर एग्जांपल, उन्होंने सोचा कि हर सोसाइटी के अंदर एक मिनिमल नेसेसरी चीज़ें तो देनी ही है हमें, कि वहाँ के मतलब देखो भाई, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि मतलब हमें इतनी इतनी चीज़ें तो हर इंसान को देनी है कि वो एक मिनिमल डिग्निटी के साथ तो अपनी ज़िंदगी जिए। यानी कि इतने एजुकेशन हर किसी को देनी है, फ्री में दे दो। जैसे एक प्राइमरी मतलब आपकी जब तक आप 14 ईयर्स के नहीं होते हो, है ना, तब तक की एजुकेशन आपकी फ्री होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना। तो इतनी एजुकेशन बेसिक है, ये सबको मिलनी चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को बताया हुआ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना। तो इतनी नेसेसरी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर उन्होंने दे दी थी कि एक मिनिमल डिग्निटी के साथ एक इंसान इस सोसाइटी के अंदर जी सके। The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures. Some of them are legally enforceable. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि गवर्नमेंट को ये मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे, और उनको उन्होंने लीगली इन्फोर्स कर दी कि जबरदस्ती लेने पड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट नहीं चाहती फिर भी उन्हें ये वाले मेजर्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे पढ़ेंगे तो हमें ऐसे ये नेसेसरी वाले जो लीगली एनफोर्सेबल मेजर्स है इनके बारे में पता चलेगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आल्सो एंजॉइंग गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। उसके पास आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते हैं DPSP। ये DPSP के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे इसी वीक के। तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छे से मेंशन है कि ये फॉलो होंगे। वैसे ही DPSP के लिए एक अलग कॉलम है, वो फंडामेंटल नहीं है नेचर के अंदर, बट फिर भी वो लोग साथ आते हैं, फंडामेंटल राइट्स और DPSP, ताकि हमारी कंट्री की जितनी भी रिमेनिंग एस्पिरेशंस है जो फुलफिल नहीं हो रही है उनको DPSP फुलफिल कर देते हैं। तो जो हमारा फोर्थ फंक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि गवर्नमेंट फुलफिल करे एस्पिरेशंस को सोसाइटी की, और एक कंडीशन क्रिएट करे फॉर अ वेरी जस्ट सोसाइटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, ये हमारा फिफ्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। चलो, फाइनली एंड परहैप्स इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये है कि एक कलेक्टिव एंटिटी की तरह लोग आते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। समझो, दिस मीन्स दैट द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम्स इनटू बीइंग ओनली थ्रू अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed, that one form of collective identity. हाँ, ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को जब मानेंगे तो वो एक कलेक्टिव एंटिटी की तरह आएंगे। मैं आपको कहती है कि मैं, आप, आपके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, हम लोग एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स को एग्री करते हैं, ठीक है। अब हम एक तरह से क्या है, एक ग्रुप का पार्ट हो गए, है ना, क्योंकि हम सारे एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स को मान रहे हैं, एग्री कर रहे हैं उसके ऊपर, तो हम उस ग्रुप का पार्ट हो गए। ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं कहूँ आपको कि इस चैनल के सारे लोग इस तरीके से पढ़ेंगे और आप सब लोग इस तरीके से पढ़ने लग गए, तो आप लोग क्या हो गए, मैंने आपको एक आइडेंटिटी दी कि आप लोग इस चैनल से पढ़ने वाले बच्चों, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारे आइडेंटिटी फॉर्म करी इसने। सिंपल। चलो, one has many set of identities that exist prior to the constitution. अब आप पंजाबी हो, आप सिख हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप ब्राह्मण हो, है ना, आप क्रिश्चियन हो, आपके पास की सारी आइडेंटिटी पहले से है ना। आप गर्ल हो, आप बॉय हो, है ना, ये सारी की सारी आइडेंटिटी आप लोगों को पहले से ही, कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो तो भी आप लोगों को आइडेंटिटी मिली हुई है। बट जब हम एक सेट ऑफ बेसिक नॉर्म्स को मान लेते हैं, प्रिंसिपल्स को मान लेते हैं, तो हमारी एक बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो है ये बहुत ज्यादा ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है ना। इसके अंदर हम इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स, फ्रीडम के बारे में बताया जाता है ना। हमें फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है
कि इन फंडामेंटल वैल्यूज हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और हम इनको ट्रेसपास नहीं कर रहे हैं। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हमें मॉरल आइडेंटिटी भी देता है ना। Third and finally, it may case that the basic political and moral values are now shared across the different constitutional traditions. यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरीके के रूल्स बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। ये बेसिक मॉरल फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलॉन्ग विद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक शेयर्ड मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। ठीक है, इफ वन लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में ये डिफरेंट हो सकते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट फॉलो हो रही है, बट बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में ये लोग एक दूसरे के साथ मिले रहे हैं। ठीक है सर, most modern constitution create a form of government that is democratic in some respects. Most claim to protect certain basic right. अब जितने हमारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली सारे के सारे जो है वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात भी कर रहे हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं इस तरीके से कि उनकी कंसेप्शन क्या है एक नेशनल आइडेंटिटी को लेके। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे एथिकली ट्रेडिशंस जो फॉलो हो रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे आइडेंटिटी दी जाती, यानी कि जो एथिकली वहाँ पे रह रहे हैं, जो उनकी मतलब वहीं के लोग हैं, उन्हीं को वहाँ की आइडेंटिटी दी गई है। जैसे सपोज जर्मन में आइडेंटिटी को कैसे दिया जाता है, जो वहाँ पे एथिकली जर्मन लोग हैं उन्हीं को वहाँ की आइडेंटिटी दी जा रही। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी एथनिक आइडेंटिटी को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहता है कि कोई भी एथनिक आइडेंटिटी सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं फॉर इंडिया। ठीक है, हर एक नेशन के पास डिफरेंट कंसेप्शंस होता है ना, कि क्या रिलेशन होना चाहिए। ये नेक्स्ट पेज क्यों नहीं खुल रहा, बिटवीन रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। ये जो रिलेशनशिप होता है कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट तो था, बट आई एम स्टिल होपिंग कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, वो फंक्शंस अलग खत्म हो गए। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, आप फंक्शंस को एक बार रिकॉल कर सकते हो। क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया, मैं आपको एक काम करती हूँ, एक छोटा सा रिकॉल दे ही देती हूँ। ये देखो मेरी बुक की हालत देखो, सी इस तरीके से मेरी पूरी बुक की हालत यही है, ये देखो। ओके, तो मैंने भी आपको 5 बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था। पहला, रूल्स फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन। दूसरा, पावर टू मेक द डिसीजन एंड हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। तीसरा, सेट्स द लिमिट ऑन द गवर्नमेंट। फोर्थ, फुलफिल सोसाइटल एस्पिरेशंस। फिफ्थ एंड द लास्ट, आइडेंटिटी ऑफ द पीपल को बताता। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर। अब अगर आपके इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर होगा। और अगर गाइस आपको ये आइडेंटिटी ऑफ द पीपल वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजन में लगा, आपको समझ नहीं आया, तो आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरे को पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देखोगे तो आपको फिर से समझ आ जाएगा। 1-2 बार जब आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ तो आगे बढ़ो। ठीक है जी, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बेसिक फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या परफॉर्म करते हैं, है ना। दीज फंक्शंस एक्सप्लेन कि किस तरीके से सोसाइटीज के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बट आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। पहला, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। अब ये जो जस्ट है ना, ये जस्ट क्या है आप लोगों को समझना, पॉलिटिकल साइंस अभी भी आए हो पढ़ने।
है ना, 11th में आए हो तो समझाना पड़ेगा। तो ये जो जस्ट है, ये जो जस्ट है, ये जस्ट का मतलब वो नहीं है कि बस, समझ रहे हो ना, वो इंग्लिश वाला जस्ट नहीं है ये जस्ट का मतलब है कि क्या, ये जस्ट का मतलब है कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अच्छा है, ये लॉफुल एक्ट्स पास कर रहा है, ये सब कुछ है इसका मतलब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ। In most countries, constitution is a compact document that comprise a number of articles about state, specifying how state should is to be constituted and what norms it should be for. बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं स्टेट के बारे में, और बताया जाता है किस तरीके से स्टेट को बनाया जाता है और कौन कौन से नॉर्म्स उस स्टेट को फॉलो करने चाहिए, बस। बट हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट है, कहीं पे तो बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, कहीं पे सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर है ना, चलो समझते हैं। बट सम कंट्रीज डू नॉट हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इसके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, उनके पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डिसीजंस की, जिनको साथ में रखा जाता है, कलेक्टिवली कहा जाता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके। कहाँ पे थी मैं? ओ हाँ, कहाँ 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 पे थी मैं? हाँ हाँ, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जो कि जितने मैंने आपको फंक्शंस बताए उनको मेंशन करते होंगे। चलो, बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन द पेपर, दे आर मेयर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन द पार्चमेंट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अपनी नेबरिंग कंट्री को देख लो, बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज है, मैं नाम नहीं ले रही, खुद का दिमाग लगाओ और सोचो किस नेबरिंग कंट्री की बात कर रही हूँ मैं। मतलब उनके अंदर दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे वर्ल्ड में जो कि सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वो सिर्फ वर्ड्स है जो कि पेपर पे दिए हुए हैं, उनको मानता नहीं है, इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे वर्ल्ड में। तो ढूंढो अब ऐसी नेबरिंग कंट्री, बता दी मैंने, अब खुद ढूंढो कौन सी कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, जो कि सिर्फ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है, उसको कोई मानता वानता नहीं है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, अब जो क्रूशियल क्वेश्चन है, मजाक से हटकर अब बात करेंगे। ठीक है, तो क्रूशियल क्वेश्चन जो है वो है कि कितना इफेक्टिव है एक कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है, क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की रियल लाइफ पे भी इम्पैक्ट कर, कैसे कर रहा है लोगों की रियल लाइफ पे कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट, उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो सबसे पहला फैक्टर है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से आए, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द बीइंग। ठीक है, ये पहला हमारा फीचर है, हाँ यही कहेंगे, ये पहला हमारा फीचर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है। दिस रेफर्स टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिन्होंने क्राफ्ट करा उनके पास कितनी अथॉरिटी थी। ठीक है, चल, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कह रही हूँ, in many countries constitution remains defunct because they're crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have ability to carry the people with them। काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं, मतलब बहुत सारे वर्ल्ड में जो आए हैं, जाके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको कोई मानता नहीं है, वो बेकार रह गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिलिट्री लीडर्स ने बनाया या तो, और या फिर उन लोगों ने बनाया जिनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, उनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ लेके चले, दे आर नॉट दैट पॉपुलर। ठीक है जी, तो ये भी है। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस कहाँ कहाँ के हैं? फिर से भारत देश महान, इंडिया का, साउथ अफ्रीका का, यूनाइटेड स्टेट्स का, है ना। तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो मेरा इंडिया, हमारा भारत महान, हम इसी के बारे में मेन तो पढ़ने आ जाएंगे, बुक का नाम ही देखो ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोड। तो ये इंडिया का, साउथ अफ्रीका का, यूनाइटेड स्टेट्स का, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब वाओ वाओ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं।
है ना। तो क्यों है, क्योंकि इनको बनाया गया था पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद। ठीक है, बस इतना भी समझो, इतनी बात समझ आई क्यों अच्छे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नेशनल मूवमेंट्स के बाद इनको बनाया गया था। नेशनल मूवमेंट्स, इवेंट्स, चलो बस। अब नेशनल मूवमेंट्स ने बहुत सारी सीखें दी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे पढ़ेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, तो कब से कब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 में आया। अरे सब समझाऊंगी, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, अभी इतना हाइपर मत हो, अभी सब पढ़ेंगे हम। लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे कर लेंगे कवर। थोड़ी लंबी वीडियो होने दो, वही मैं बोरिंग तरीके से तो आप लोगों को पढ़ा नहीं रही हूँ कि आप लोग बोर हो जाओ, तो पढ़ो ना धीरे धीरे, ठीक है। चलो, it drew upon a long history of nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together। अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, और उससे पहला जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई अच्छी खासी, उसकी तो वैसे ही बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है ना। तो ये जो हिस्ट्री है, यही एक वो है कि इसके पास एक एबिलिटी है लोगों को अपने साथ रखने की, है ना। The Constitution draw enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command and respect of wide cross sections of the society, and who were able to convince the people that the Constitution was not an instrument for aggrandizement of their personal power। Okay, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट है, यानी कि सबको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, यानी कि बहुत अच्छे से विश्वास कर सकते हैं उस पर। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों ने बनाया है जिनके पास बहुत अच्छी पॉपुलर इमेज थी, जिनके पास बहुत अच्छी पब्लिक सपोर्ट थी, है ना, जिनके पास कैपेसिटी थी कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं लोगों से, लोगों को बोल सकते हैं करो ये, मान पड़ेगी हमारी बात, है ना। और ये इतनी डाइवर्स कंट्री, इतने बड़ी पॉपुलेशन, इन लोगों को अपने साथ लेके चलना से मेरी टफ टास्क। अब आप लोग खुद सोचो, बहुत मुश्किल है। आज तो आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, आप लोगों के पास फोन्स हैं, मिनटों सेकंडों में आप लोग दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो। उस टाइम पे सोचो जब कुछ नहीं होता था, तो ये सब कुछ है, ठीक है। अब ये जो लोग थे जिनके पास इतनी अच्छी पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, ये लोग लोगों को कन्विंस कर पाते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी पर्सनल पावर का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, रादर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट दैट टाइम। तो उस टाइम का लोगों का मन, लोगों के भावनाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिफ्लेक्टेड है। Simple as that. Chal. Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum, where the people vote on the desirability of the constitution। पता है ये वाला जो मैं पार्ट है ना, आप लोगों को इसलिए इतना धीरे धीरे पढ़ाती हूँ क्योंकि आप लोगों को ये समझना है, इसको अच्छे से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जितना मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, तो उसको धीरे धीरे समझोगे ना, you'll enjoy this, ठीक है। चल, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ कंट्रीज का, उनको फुल फ्लेजेड रेफर्डम में रखा गया। अब रेफर्डम क्या होता है? रेफर्डम आज यूज करना शुरू करोगे ये वर्ड 11th में, 12th में, आगे चलता ही रहेगा ये वर्ड। अभी मेरे को लगता नहीं आप लोगों ने इससे पहले यूज करा है इस वर्ड को। रेफर्डम का मतलब होता है एक तरह से लोगों से पूछना,
लोगों की राय लेना, ठीक है। अ, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक इंसान से वोट लेना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वेयर ऑल पीपल वोट ऑन द डिजायबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से लॉज होने चाहिए, कौन से लॉज नहीं होने चाहिए, इन सब के ऊपर वोट करा लोगों ने, ठीक है। बट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कभी भी ऐसा रेफरेंडम नहीं करना पड़ा, है ना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लीडर्स थे ना, दे वर वेरी पॉपुलर। उन लोगों को इतना इमेंस पब्लिक सपोर्ट था, इवन वो लोग इतने अच्छे थे, मतलब कि वो लोग पब्लिक के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे अपनी डिबेट्स के अंदर, अपना फायदा नहीं देख रहे थे, वो लोगों के फायदे के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है। Although the constitution itself was not subjected to referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provision. कॉन्स्टिट्यूशन किसी रेफरेंडम में नहीं गया, फिर भी हमारे इंडियन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे से अपनाया था, है ना, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी भावनाओं को रिफ्लेक्ट किया गया, है ना। Therefore, the authority of the people who enact the constitution helps determine its path, its prospect for the success. अब कौन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे से, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सिंपल, चले आगे, बढ़े आगे, करें ना शुरू आगे का। चलो चलो जी, द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो प्रोविजंस होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है। It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provisions. गुड कॉन्स्टिट्यूशन का यही तो एक फीचर है कि उसके अंदर हर इंसान के लिए प्रोविजन ऐसा होता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लग जाता। चलो जी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मैं एक लॉ बना रही हूँ, आपके लिए उसका एक प्रोविजन अच्छा है, हाँ आपके लिए उसका एक प्रोविजन अच्छा है और आपके लिए उसका एक प्रोविजन अच्छा है, ठीक है। मैंने 3 लोगों का एग्जांपल ले लिया, 3 आप कौन कौन से खुद समझ लो, ठीक है। अब आपके पास मेरे साथ चलने का वो हो गया एक कारण, आपके पास भी हो गया और आपके पास भी हो गया। तो एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का यही एक हॉलमार्क है कि वो सब लोगों को अपने साथ लेके चलता है, सब लोगों के पास सब लोगों को ऐसा वो दे देता है कुछ ना कुछ प्रोविजन कि सारे के सारे उसके साथ चलने लग जाते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन that for instance allowed permanent majorities to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provisions of the constitution. चलो जी, अब हम ये आपका नहीं करते, एक प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस के बच्चे की तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस करने का वो दे दिया मेजॉरिटी को, कि मेजॉरिटी कैन ऑप्रेस माइनॉरिटी, दबा सकते हैं माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के लोग, क्या रीज़न रहेगा माइनॉरिटी के लोगों के पास कि वो चलेगी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? कोई रीज़न नहीं होगा, है ना। और अगर मैं कहूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज कर रहा है और किन्हीं लोगों को बिल्कुल ही नहीं कर रहा, तो ये तो बेचारे बिल्कुल प्रिविलेज सेक्टर में नहीं आ रहे, इनके पास क्या रीज़न होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने का। अगर कोई भी ग्रुप फील करता है कि उनकी आइडेंटिटी को नहीं समझा जा रहा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल फैक्ट है ना। चलो, ये एक मतलब हो गया। अब हमारा मेन जो इसका पॉइंट है मैं आपको समझाती हूँ। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस, बट इट हैज टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग परफेक्ट जस्टिस। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसके थ्रू। ये देखो, ध्यान से देखो, जूम कर देती हूँ उसको और जूम होगा ही नहीं। चला, नो कंट्री कैन अचीव परफेक्ट जस्टिस, कोई कंट्री परफेक्ट जस्टिस को अचीव नहीं कर सकती है, बट इतना एश्योर करना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक जस्टिस जरूर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एबल टू प्रोवाइड दिस, यानी कि
एक मतलब परफेक्ट जस्टिस तो कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट कॉन्स्टिट्यूशन को इतना श्योर करना है कि बेसिक जस्टिस तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। बस समझ आ गया, बस और कुछ नहीं था। इतनी देर में मैंने जितना पढ़ाया है ना, मतलब इसके बारे में और कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिक जस्टिस हमारी कंट्री को प्रोवाइड कर पा रहा है। दैट्स इट, बस यही है। चलो अब इसको फिर से नीचे करना है। एक तो मैं आपके ये टैबलेट में मतलब पेन और टैब दोनों चल रहे हैं, बट इतना इतना यूज करने के बाद भी ना आई एम नॉट वेरी यूज टू कि मैं इसको यूज कर पाऊँ। मतलब ये जूम, मतलब देखो मैं ऑब्वियसली इसको अपने काम के लिए यूज करती हूँ, फॉर माई स्टडीज एंड एवरीथिंग। तो जूम वगैरह हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ रहा है, वीडियो के टाइम पे मेरे को इसको इतना ध्यान से यूज करना पड़ता है, लाइक क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। चलो, the more the constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it's to be succeeded. जितना constitution preserve करेगा freedom of equality, freedom and equality of its members, उतना ही ज़्यादा chances है कि ये constitution succeed भी करेगा। Does the Indian constitution broadly speaking give everyone a reason to go along with its broad outlines? इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। मैं नहीं बताऊंगी आंसर, मेरे को तो आंसर पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। Constitutions are often subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इनके पीछे पड़ने वाले लोग ही वही होते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये करो, कॉन्स्टिट्यूशन में वो करो, जो कि ये नॉर्मल जनता नहीं करती है, ये वो स्मॉल ग्रुप्स करते हैं जिन्हें अपनी पावर गेन करनी होती है कि मतलब हम ही पावरफुल बन जाएं। उस टाइप के लोग होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की उम्मीद रख रहे होते हैं। well-crafted constitution fragment powers in a society very intelligently कि कोई भी सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट तो नहीं कर सके, ठीक है। तो ये हमारा वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये पावर्स को कितने इंटेलिजेंटली डिवाइड करता है कि कोई भी सिंगल ग्रुप इनको सबवर्ट ना कर सके। क्या ना सती की बेकार है, ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। One way of such intelligent designing of constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly of it. किसी भी सिंगल इंस्टीट्यूशन को पावर की मोनोपोली इन्होंने नहीं दे रखी है। This is often done by fragmenting powers across different institutions. फ्रेगमेंट करी हुई पावर्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, यानी कि डिवाइड किया हुआ। फ्रेगमेंट का मतलब क्या हो गया, फ्रेगमेंट का मतलब क्या हो गया, डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर हम बात करें इसके अंदर तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली किस तरीके से फ्रेगमेंट किया वो बताया, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कि हॉरिजॉन्टली हमारी पावर को डिवाइड किया जाता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। साथ में ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं अलॉन्ग विथ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं जिनके अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है। लेजिस्लेटिव लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशियरी देखती है कि कोई ये लॉज को वो तो वायलेट तो नहीं कर रहा है ना, और इनका आपस में एक दूसरे के काम में कोई हाथ नहीं। साथ में जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है इंडिपेंडेंट है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, आपको पता ना हो तो ईसी इज इक्वल्स टू इलेक्शन कमीशन, कैग इज इक्वल्स टू कंट्रोलर ऑफ द जनरल, और उसके बाद यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे के मैं आपको बता के ये इनके अपने काम है, इनके अंदर भी कोई ना लेजिस्लेचर ना एग्जीक्यूटिव ना जुडिशियरी कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। चलो, ये इंश्योर करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन सबवर्ट ना करे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है चेक्स और बैलेंस का, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। Another important aspect of intelligent institutional design is that the constitution must strike the right balance between certain values, norms, procedures and authoritative
and at the same time allow flexibility in operations to adopt changing needs and circumstances. अरे बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वो अपने बेसिक फीचर्स को तो रखे ही रखे, है ना। बेसिक उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, वो तो रहे, बट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देनी चाहिए कि जब चेंजिंग सोसाइटी हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, नीड्स बदल रही लोगों की, हम तो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकें। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत रिजिड भी रखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी रखा हुआ है, ठीक है। टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ द चेंज। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी। तो यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ना ही वो ज्यादा रिजिड है, ना ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अपनी आइडियोलॉजीज को तो मेंटेन करके चल रहे हैं और चेंजिंग टाइम के साथ हम उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस तो कर ही सकते हैं। तो अगर ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जब चेंज नहीं होगा, चेंज के वेट तले टूट जाएगा, और अगर ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होगा तो लोगों के पास कोई सिक्योर नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ज्यादा रिजिड है, ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना। Successful constitutions strike the right balance between preserving the core values and adapting them to the new circumstances। मैंने आप लोगों को समझा दिया कि core values और ideologies को संभाल के रखना है और नए चेंजेस को अडेप्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट, अरे यार ये क्यों हो जाते बार बार, बट ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है कि आप कुछ प्रोविजंस को चेंज कर सकते हो, और बाकी तो ये है ही रिजिड कि ये चीजें तो है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। ये जो अरेंजमेंट है ये कहता है कि कोई भी ग्रुप या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस कॉन्स्टिट्यूशन को दबा नहीं सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं हम इस चैप्टर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ये आपको बताती हूँ, मतलब ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। ये तो छोटा भी नहीं रहेगा, अभी तो बहुत रहता है, कहते हैं जरूरी, ठीक है। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, पता है मैं आप लोगों को बोल देती हूँ अभी से, जब आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, साथ में अपनी अपनी बुक जरूर रखना। जो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो, अपनी बुक में लिख सकते हो, ताकि कभी आप लोगों को की पॉइंट्स की, की वर्ड्स की नीड हो तो आप लोग इसको अच्छे से कर सको। ऑल्सो देयर इज सरप्राइज फॉर यू गाइस, तो एंड तक वीडियो देखना और वो सरप्राइज भी देख लेना फिर, ठीक है। चलो लेट अस फाइंड आउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया था, किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly that has been elected for undivided India. अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनाई गई थी, बट उसके बाद तो पार्टीशन हो गया। देखो क्या हो गया। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। पहली सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी और उन्होंने डिवाइडेड इंडिया के लिए अपनी चीजें बनानी शुरू कर। उसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कह रही हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके जो मेंबर्स है डायरेक्ट इलेक्शंस, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने किया था उस टाइम पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हुआ था ये। मैं आपको समझाती हूँ। ये डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, सॉरी, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने किया था। ये उस टाइम पे लॉ आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अंडर इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet। ब्रिटिश कैबिनेट ने लाइंस बनाई थी, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट ने कुछ नॉर्म्स दिए थे, हम कह सकते हैं, जिसके अलोंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन। इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको प्लान बता देती हूँ। हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स को सीट्स दी गई थी अकॉर्डिंग इन प्रोपोर्शन टू देयर
पॉपुलेशन। अगर एक मेंबर को रखा जाएगा फॉर 10 लाख पीपल, 10 लाख लोगों के लिए एक मेंबर इलेक्ट किया जाएगा, एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा। और उस टाइम पर फिर इस तरीके से 293 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई थी। जो सीट्स थी हर प्रोविंस की, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 3 मेन कम्युनिटीज के अंदर, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल्स। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जितनी पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोपोर्शन में रखा गया था। ठीक है, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने अपने ओन मेंबर्स को इलेक्ट करा था बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू उन्होंने उन लोगों को चूज किया था। ये जो मेथड है सिलेक्शन का इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये कंसल्टेशन के साथ किया गया था। प्रिंसली स्टेट्स तो आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ, दे वर रूल्ड बाय द किंग्स ओनली। ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को वो रखा था कि आप लोग राज करो इन जगहों पर, बट उनके बदले किंग्स को ब्रिटिशर्स की सारी बात माननी होती थी एंड टैक्सेस वगैरह देने होते थे, ये सब कुछ था। तो प्रिंसली स्टेट्स का डिस्कशन के बाद रिप्रेजेंटेशन दिया। जो प्रीवियस सेक्शन है वो डिस्कस करता है 3 फैक्टर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव और रिस्पेक्टेबल बनाता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से इस टेस्ट को पास करा, क्या करा या नहीं करा, देखिए। Composition of the Constituent Assembly. As the consequence of partition under the plan of 3 June 1947, जितने भी मेंबर्स थे जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में आते थे, अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। जितने भी मेंबर्स पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर आते थे, वो ऑब्वियसली बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कैसे बनेंगे, क्योंकि डिसाइडेड है कि पार्टीशन तो होगा, है ना। जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं असेंबली के अंदर, उनको 299 में वो रिड्यूस हो गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। 284 मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, जब साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली पास हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 में फोर्स पे आया। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा हॉरेंडियस वायलेंस जो कि पार्टीशन ने क्रिएट की उसके बैकड्रॉप पे बनाया गया था, बट ये ट्रिब्यूट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कि वो इस इमेंस प्रेशर के नीचे दब नहीं गए जो पार्टीशन ने क्रिएट करा, उल्टा उससे सीख लेकर उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजन डाले। मैं आप लोगों को थोड़ा ये और क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन को मानना शुरू किया गया था, कमेंस किया था 26 जनवरी 1950 पे। अब आप लोग कहोगे कि जब बन इतने पे गया था, 2 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो 2 महीने बाद से को फॉलो करा, तो इसीलिए करा गया था क्योंकि 26 जनवरी जो है उस दिन स्वराज डे होता है। 1930 में स्वराज डे के नाम से 26 जनवरी को रखा गया था, एंड हमारे इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल डे है, इसलिए 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया, इस दिन से इम्प्लीमेंट किया गया, उस दिन से यूज किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, जहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज जो हैं वो सिक्योर होंगी, बट रिलीजियस आइडेंटिटी का कोई भी सिटीजनशिप के ऊपर वो नहीं आएगी, किसी को भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी उनके रिलीजन को देख के। ये नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर हिंदूज तो सिटीजन सिर्फ हिंदूज को दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सिटीजनशिप किसी भी रिलीजन के आधार पर नहीं दी गई थी, माइनॉरिटीज को हाँ सिक्योरिटी दी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है,
But this account of composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. Although the members of the Assembly were not elected by the universal suffrage, there was serious attempt to make the Assembly a representative body. अब हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सफरेज यानी कि वही 18 साल का हर बंदा वोट करेगा, इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स को इलेक्ट ही किया गया था। बट उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आप देखो क्या क्या था, मैं ठीक है, सारे रिलीजन्स के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, है ना। 28 मेंबर शेड्यूल कास्ट के थे इसके अंदर, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस जो थी उस टाइम पर वही डोमिनेट कर रही थी, है ना। क्योंकि कांग्रेस 82% ऑफ द सीट्स ऑक्यूपाई कर रही थी आफ्टर पार्टीशन एंड एवरीथिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। बट कांग्रेस जो है वो खुद में ही इतनी डाइवर्स पार्टी थी क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट की नेचर की वजह से कि सारे के सारे शेड्स ऑफ द कंट्री अपने अंदर समाकर बैठी हुई थी। चलो जी, नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का क्या मतलब है, डिस्कशन। डिस्कशन, चलिए। The authority of Constituent Assembly does not only come from the fact that it was broadly, though not perfectly representative, it comes from the procedure it adopted to frame the Constitution and the values its members brought to its deliberation. अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करो कि Constituent Assembly सिर्फ इस बात से तो नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी नेचर में, बट लोगों ने अपने क्या वैल्यूज डाले डेलिब्रेशन कर करके, उससे भी बहुत आती है। डेलिब्रेशन मतलब मैंने आपको बताती डिस्कशन। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक चीज रिप्रेजेंटेटिव है तो सिर्फ उसके लोगों से नहीं, उसके लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस तरीके से वो चीज रिप्रेजेंटेटिव बनती है ना। सारे के सारे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी के जो लोग हैं, जो वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, डिस्कशन करेंगे, तब हम सही मायने में उस चीज को रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कहेंगे, है ना। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन ऑफ द माइंड, है ना। अब काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स भी हुए थे कुछ लोगों में, जब देखा गया था कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उसका इन पर डिसएग्रीमेंट्स हुए थे। बट जब आप देख रहे हो नेशन के लिए हो रहा है तो आप लोग सामने से भी डिस्कशन कर रहे हो एंड जो सबसे वेल वर्स्ड पॉइंट लगता है आप उसको मान रहे हो, ठीक है। There were legitimate differences of principle and the differences were, should India adopt a centralized or decentralized system, है ना। what should be the relation between the state and the center, क्या पावर्स होनी चाहिए जुडिशरी की, क्या प्रॉपर्टी राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस तरीके के चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है ना। सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जो कि बिना किसी डेलिब्रेशन, बिना किसी डिस्कशन के पास किया गया था, वो है कि कंट्री में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लगाओ, अडल्ट सफरेज लाओ, यानी कि हर इंसान जो कि 18 ईयर्स से अबव है वो वोट कर सकता है। अब 18 है, हम इसके अंदर बात करें कि सर्टेन एज से ऊपर का इंसान वोट कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, किसी भी रिलीजन का हो, वुमेन हो, मेल हो या फिर ट्रांस हो, तो इन सब के बारे में इन्होंने हमें बताया है। कोई भी जेंडर, इनकम, एजुकेशन, कास्ट किसी को भी मैटर नहीं रखा जाता, हर इंसान एक सर्टेन एज पे वोट कर सकता है। पहले के टाइम पर 21 साल था, 21 ईयर्स था वोटिंग एज, फिर डेलिब्रेशंस की गई और अब 18 ईयर्स कर दिया गया है, तो अब 18 ईयर्स का हर इंसान वोट कर सकता है, ठीक है जी। तो ये जो एक था इशू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का, यही था कि हर इंसान को राइट टू वोट मिले, सिर्फ एक यही आपका प्रिंसिपल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके ऊपर डेलिब्रेशंस नहीं की गई। आप मानोगे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तक के ऊपर डेलिब्रेशंस की गई थी कि कंट्री का नाम भारत लिखा जाए या इंडिया, इस तक के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डीप डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस की गई।
The Constitution draw its authority from the fact that the members of the Constituent Assembly engaged in what one might call a public reason. मतलब लोगों के लिए दे वर यूटिलाइजिंग द इतना सारा टाइम, इतनी सारे बैठ बैठ के डिस्कशन करना, उनके बारे में सोचना, पब्लिक रीजन के लिए, पब्लिक कॉज के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी और डिस्कशंस कर। ठीक है, जो मेंबर्स हैं बहुत ज़्यादा रीजन आर्ग्यूमेंट्स और डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर एम्फसाइज करते थे। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते थे, बट सारे के सारे मेंबर्स और उनकी पोजीशन के बारे में भी सोचते थे। बस वॉल्यूमिनस डिबेट्स होती थी, आज तक भी वो प्रिजर्व्ड है ना, जिनके अंदर आप लोग पढ़ सकते हो उन डिटेल मतलब उन डिबेट्स को। चलो, तो ये जो डिबेट्स हैं ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मेमोरलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैप्टर है हमारे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रोसीजर देखते हैं। The importance of the public reason was emphasized in the mundane procedures of assembly as well. बड़े लंबे चौड़े प्रोसीजर्स थे, तो उसके अंदर पब्लिक रीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया था कि लोगों क्यों मानेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, लोगों के लिए किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके बारे में बहुत डिस्कशन की गई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास मेजर कमिटीज थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। कौन कौन हेड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, ये लोग चेयर कर रहे थे इन कमिटीज को। अरे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर ये लोग एग्री भी नहीं करते थे। अम्बेडकर क्रिटिक थे कांग्रेस के और गांधी को बोलते थे कि आप बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे हो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। पटेल और नेहरू बहुत सारे चीजों पर डिसएग्री करते थे, बट स्टिल उसके बाद भी सारे के सारे एक साथ बैठ के काम कर रहे थे। They all work together. Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by entire assembly. बहुत सारे particular provisions ड्राफ्ट करते थे, उसके बाद उन ड्राफ्ट्स पे सारे के सारे बैठते थे और डिस्कशंस करते थे। Usually an attempt was made to reach a consensus with belief that provisions agreed by all. यानी कहा जाता था जो ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो 8 कमिटीज हैं, ये जो भी ड्राफ्ट कर रहे हैं प्रोविजंस, इनके ऊपर डिस्कशंस होती थी और देखा जाता था कि ये सारे प्रोविजंस सब लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी एंड कंसर्न वाज रिस्पॉन्डेड विद ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग द असेंबली मेट फॉर तो देखो ये जितने भी डिबेट्स थे इनको बहुत अच्छे तरीके से सोच के समझ कर इनके आगे जवाब दिया जाता था। कोई बहसबाजी नहीं हो रही थी, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। दे वर डूइंग इट फॉर द पीपल, फॉर अ वेरी ग्रेट कॉज, तो दे वर डूइंग इट फॉर द पीपल। The assembly met for 166 days. 166 days assembly बैठी और 2 साल 11 महीने में ये मिले थे 166 डेज। ये बहुत ज़्यादा ओपन सेशंस होते थे, प्रेस आके इनको रिकॉर्ड कर सकती थी, यानी कि पब्लिक लाइक सेक्शंस थे, यानी कि दे वर वेरी ओपन टू प्रेस। वो कहते थे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो आप रिकॉर्ड करो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरीके की ये सेशंस थे। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं हो सकता सिंपली कि असेंबली ने बना दिया और रख दिया और वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। एक असेंबली के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट जगहों से, और कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बन ही नहीं सकता था अगर उसके पास कोई बैकग्राउंड ही ना होता नेशनलिस्ट मूवमेंट का, है ना। These principles were forged during the long struggles of the freedom. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उनके पास एक बहुत ज्यादा अच्छा इनहेरिटेंस था नेशनलिस्ट मूवमेंट से, जिस तरीके से उन्होंने अपने माइंड के अंदर वो चीजें रखी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, है ना। For decades preceding promulgation of constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to making of the constitution. बहुत सारे nationalist movement ने ऐसे questions दिए थे जो कि जिनके ऊपर डिबेट की गई और बहुत ज़्यादा रेलेवेंस था उनका हमारे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। The shape and the form of government India should have, कौन सी वैल्यूज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए, कौन सी इनइक्वालिटीज हैं जो इसको ओवरकम करनी चाहिए, ये सारे के सारे फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर इनके आंसर्स दिए गए हैं। परहैप्स जो बेस्ट समरी है प्रिंसिपल्स की नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
दिखाया था वो था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिखाया था। इसके अंदर मेन एम्स थे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, यानी कि वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फ्रेमवर्क या कह सकते हैं कीवर्ड्स दे दिए थे कि इसी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पास किया गया था? 13 दिसंबर 1946 के अंदर बाय जवाहरलाल नेहरू। चलो, इस रेजोल्यूशन के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दे दिया गया था फंडामेंटल कमिटमेंट्स को लेके, कौन कौन सी इक्वालिटी होगी इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, कॉस्मोपोलिटन आइडेंटिटी, इन सब के ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होंगी एंड इससे रिलेटेड हम लॉज बनाएंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पास कर दिया गया। दस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक मेज ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं वो एक मॉरल कमिटमेंट है कि इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाएगा, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट रन करेगी, लोगों के प्रोमिसेस, लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करेगी और नेशनलिस्ट मूवमेंट के से जो हमने सीखा है उसको लोगों के आगे रखेगी। मेन पॉइंट्स क्या थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, आप पढ़ सकते हो और मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक देश है हमारा। India shall be a union of erstwhile British India territories, Indian states and other parts outside British India, and Indian states are willing to be the part of the union. Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union. थोड़ा इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके पास ब्रिटिशर्स से रिलेटेड कुछ लॉ भी हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज हमारी कंट्री के लिए ऐसे बनाए हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए अच्छे रहे, बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाए हमारी कंट्री के लिए अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हमारी कंट्री में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। All the powers and authority of the sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. बहुत सिंपल चीजें दी हुई है, ज्यादा कुछ है नहीं मुश्किल। यही है कि सब लोगों के पास प्रॉपर राइट्स हैं, सब लोगों को राइट्स मानने हैं, पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पावर्स चलेंगी, ये सब कुछ ही, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। All people of India shall be guaranteed and secured social, economic and political justice. लोगों को political justice, social justice और economic justice दी जाएगी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ दी जाएगा, फंडामेंटल फ्रीडम दी जाएगी जो कि कौन कौन सी है, स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, ये सब कुछ है। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस को प्रॉपर सेफगार्ड्स दिए जाएंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा। जो राइट्स है लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, एयर के ऊपर, वो सिविलाइज्ड नेशंस की तरह मानी जाएंगी। और जो लैंड है उसको मतलब पीस मेंटेन रहेगा हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के लैंड के ऊपर, ये सब कुछ है। वेलफेयर दिया जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया था। ठीक है, चलो जी। द थर्ड फैक्टर जो इंश्योर कर रहा है इफेक्टिवनेस को कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जो बेसिक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारा टाइम लगाया बैलेंस मेंटेन करने में, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर्स मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड करा था। दिस लेड टू अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड फेडरल अरेंजमेंट विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और दूसरी तरफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। हॉरिजॉन्टली में इक्वल पावर्स दी जाती है, तो पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और इसके बाद वर्टिकली जो हमारी पावर्स हैं उसको सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमारे बुक के अंदर लोकल गवर्नमेंट नहीं दिया हुआ, बट हमें पढ़ना है तो हम उसके बारे में लिखेंगे। चलो, While evolving the most balanced governmental arrangement, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स है वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते थे लर्न करने के लिए एक्सपीरियंस से डिस्ट्रिक्ट कंट्रीज के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं वो बोरो किए गए हैं बाहर की कंट्रीज से,
बट हम यही नहीं कहेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्ट कॉपी कर लिया गया है, क्योंकि जो जो रूल्स हमारी कंट्री के लिए कामयाब थे, हमारी कंट्री के लिए यूज थे, कामयाब थे, उन्हीं को किया गया है। हमारी कंट्री पे पहले देखा गया कि क्या अगर हम ये रूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या हमारी कंट्री में ये रूल काम करेगा, उसको चेक किया गया, उसके ऊपर डिबेट्स की गई, उसके बाद जाके वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशन से एक रूल उठाया और कॉपी कर दिया। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही बनाया गया है ना। Thus the framers of the constitution were not adverse to borrowing from other constitution traditions. Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon the intellectual arguments or historical examples that was necessary for fulfilling the task at hand. इसीलिए उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से काफी सारे प्रोविजंस लिए हैं। यही बात आ गई कि स्लैविश इमिटेशन नहीं है, ये नहीं है कि डाल दिया ये है चलो डाल दो, ये सब नहीं करा उन्होंने। ये हर प्रोविजन को डिफेंड किया गया ऑन द इंडियन ग्राउंड्स कि इंडिया पे ये कामयाब है या नहीं है, उसके बाद ही ये डाले गए। ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना। चलो आगे करते हैं भाई। आई थिंक चैप्टर अब खत्म ही हो गया है, चैप्टर इज ओवर, बस अब ये लास्ट रह गया है। अब हमें पता है कंप्लीट कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए थे। पहला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एफपीटीपी का सिस्टम दिया गया था, ये इलेक्शन का सिस्टम होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया था, आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ लिया गया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर और उसका रोल क्या है ये बताया गया था, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। ये अच्छे से आप लोग याद कर लेना, ये हो सकता है ये पेपर में आए तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, या फिर ये आपका एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से डीपीएसपी लिए गए थे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स लिए गए थे, यूनाइटेड स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स का चार्टर लिया गया था, पावर क्या होनी चाहिए जुडिशियल रिव्यू की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की क्यों होनी चाहिए, ये सब कुछ लिया गया था। और कैनेडियन सिस्टम में इससे हमारा क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम लिया गया था, यानी कि फेडरल सिस्टम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है और रेसिडुअल पावर्स का आइडियल भी दिया गया था। तो ये था हमारा चैप्टर। कंक्लूजन पे आ गए हैं हम इस चैप्टर के, तो जल्दी से मैं आप लोगों को कंक्लूजन बता देती हूँ। ओके, it is a tribute to the wisdom and foresight of the makers of the constitution that they presented to the nation a document that enshrined fundamental values and highest aspirations shared by the people। यानी कि ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों की विजडम के ऊपर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने नेशनल डॉक्यूमेंट को एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जिसके अंदर लोगों की एस्पिरेशंस बहुत अच्छे से एनश्राइन थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। यही एक रीजन है कि आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग है, आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जी रहा है, आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ी है, आज तक सारे के सारे मान रहे हैं। कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो कि खत्म हो चुके हैं, बस पेपर पे लिखे रह गए हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना यूनिक है कि वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बना है। सबसे ज्यादा नोटेबल एग्जाम्पल है हमारा साउथ अफ्रीका, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्जाम्पल की तरह है। जो मेन पर्पस है बिहाइंड द लॉन्ग सर्च that went for almost 3 years was to strike the right balance so that institutions created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangement but would be able to accommodate the aspirations of the people of India for long time to come। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 3 साल ऑलमोस्ट स्पेंड करे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो सिर्फ ऐसे नहीं कर दिया कि बना और बेकार हो गया। आज तक कितने साल हो गए हैं हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, और सिर्फ मान नहीं रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है आज तक भी कि सब लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल हो रही हैं। हम बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस बुक के अंदर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाली हूँ। तो सरप्राइज ये है कि हम लोग 10 मिनट्स वन शॉट वीडियोस भी शुरू करने वाले हैं। 10 मिनट्स वन शॉट वीडियोस का मतलब क्या है, जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सब कुछ 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों को समझा दिए जाएंगे। एंड
इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर योर डिवीजन। हम उसको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रखने वाले हैं, यानी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही वो सब कुछ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर चैनल पे बोलना होता है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताना। और अगर कुछ भी आप लोगों को लगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल क्लियर इट, या तो मैं आप लोगों को कमेंट्स में बता दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। बाय।